नमस्कार आप सभी को। तो मैं राम मलिक आपके अपने YouTube चैनल इकोन इनसाइट पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, हमारा ये जो चैनल इकोनॉमिक्स को डेडिकेटेड करके हम इसके ऊपर लेक्चर्स अपलोड करते हैं। तो हमने हमारी एक श्रृंखला स्टार्ट कर रखी है इसके ऊपर PYQs की। जो श्रृंखला क्या है कि जो हमारे ऑल कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम हैं उनको क्या है वो डेडिकेटेड करते हुए इकोनॉमिक्स के PYQs उस पर करवाए जाते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा STAT का एग्ज़ाम है या हमारे कुछ सेट के PYQs हैं वो PYQs भी डाले जाते हैं। और आज हम जो ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो सीरीज़ है स्पेशल UGC नेट के एस्पिरेंट को डेडिकेट करके है। और इसके साथ साथ जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। लेकिन हम ज़्यादा जोर जो हमारी सीरीज़ के ऊपर रखेंगे, हम सारे के सारे जो UGC नेट के आज तक जितने भी PYQs या जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं वो सारे हम विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं हमारी आज की वीडियो में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि पैमाने के प्रतिफल किन अवधारणाओं पर आधारित हैं। यानी कि इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे क्या होते हैं, एक फैक्टर्स, ये क्या होते हैं हमारे जो हमारे रिटर्न्स टू फैक्टर होते हैं और एक हमारे रिटर्न्स टू स्केल होते हैं। तो यहाँ रिटर्न्स टू स्केल की बात कर रखी कि पैमाने के जो प्रतिफल है वो किन अवधारणाओं पर आधारित होते हैं। ऑप्शन ए है उत्पादन की तकनीक अपरिवर्तित है। ऑप्शन बी है साधनों की सभी इकाइयां समान है। ऑप्शन सी है प्रतिफल भौतिक रूप से नापे जाते हैं। या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्यों हो जाएगा? देखो, क्योंकि जो पैमाने के प्रतिफल की बात है ये कब की बात है? ये लॉन्ग रन की बात है या ये दीर्घ अवधि की बात है। तो जो लॉन्ग रन की कंडीशंस होती है, लॉन्ग रन की कंडीशंस में क्या होता है कि जो हमारे सारे के सारे साधन वो क्या होते हैं, वो परिवर्तनशील होते हैं। हमारे लॉन्ग रन के अंदर सारे के सारे साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो सारे के सारे साधन परिवर्तनशील होते हैं, इट मीन्स क्या है कि हम सारे के सारे साधनों के अंदर वृद्धि करेंगे और जो सारे के सारे साधनों से वृद्धि करने के बाद ही हम क्या करेंगे, हमें मतलब जो रिटर्न्स टू उसके लिए हमें फ़ायदा प्राप्त होगा। तो जैसे ही हमें सारे के सारे साधनों में वृद्धि करेंगे तो उसी अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्शन का जो स्केल है या जो उत्पादन का पैमाना है वो भी क्या होता रहेगा, वो भी बढ़ता रहेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये हमारे पैमाने का प्रतिफल है वो किसके ऊपर डिपेंड है या वो किसके ऊपर, वो किन अवधारणाओं के ऊपर आधारित है। तो ये तीनों अवधारणाएं हो जाएगी कि उत्पादन की तकनीक अपरिवर्तित है, साधनों की सभी इकाइयां समान हैं और भौतिक प्रतिफल के रूप में, जो प्रतिफल वो भौतिक के रूप में नापे जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि साधन के पुरस्कार के रूप में ब्याज का भुगतान किस सिद्धांत से स्पष्ट होता है। यानी कि जो साधन का पुरस्कार है, यानी कि जो फैक्टर्स को हम क्या करते हैं, जो हम पुरस्कार देते हैं उसके रूप में ब्याज का भुगतान किस सिद्धांत से स्पष्ट होता है। तो ऑप्शन ए है उत्पादकता सिद्धांत। ऑप्शन बी है उपयोग स्थगन सिद्धांत। ऑप्शन सी है समय अधिमान सिद्धांत। या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी कि जो क्या है, जो हमारा साधन के पुरस्कार के रूप में जो ब्याज का भुगतान है वो इन सारे के सारे सिद्धांतों से स्पष्ट होता है, जिसके अंदर हमारा उत्पादकता सिद्धांत भी है, हमारा उपयोग स्थगन सिद्धांत भी है और हमारा समय अधिमान सिद्धांत भी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि प्रकट अधिमान सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित मान्यताओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर छांटिए। ठीक है, यानी कि हमें बताना है जो हमारा प्रकट अधिमान सिद्धांत है, यानी कि जो हमारी रिवर्ल्ड प्रेफरेंस थ्योरी है, रिवर्ल्ड प्रेफरेंस थ्योरी के संदर्भ में हमें बताना है कि उसकी क्या क्या मान्यताएं थी और उस मान्यताओं में से मतलब कि जो उसकी क्या है, जो सबसे जो मतलब इनमें से जो कोर मान्यता थी वो हमें बताना है और सही उत्तर हमें छांटना है। तो ऑप्शन ए है तर्कसंगत, ऑप्शन बी है संगीत, ऑप्शन सी है संक्रामकता और ऑप्शन डी है अपूर्ण से तुष्टि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संक्रामकता। ठीक है, अगर हम रिवर्ल्ड प्रेफरेंस थ्योरी की बात करें तो ये जो थ्योरी थी ये 1948 के अंदर सैमुअल्सन ने दी थी। सैमुअल्सन,
ठीक है, 1948 के अंदर सैमुअलसन ने दी थी। क्योंकि इससे पहले हिग्स का क्या था, जो हिग्स का कार्डिनल अप्रोच आया था, कार्डिनल यूटिलिटी की ऑर्डिनल अप्रोच आई थी। यानी कि उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने रैंकिंग कहा था और इंडिफरेंस करो की बात कही थी। तो सैमुअलसन साहब ने क्या कहा था, वो जो थी, जो हिग्स की थ्योरी थी वो बेसिकली वीक ऑर्डरिंग के ऊपर थी, और जो सैमुअलसन की रिवर्ल्ड प्रेफरेंस थ्योरी थी ये किसके ऊपर बेस्ड थी, ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग के ऊपर ये बेस्ड थी। ठीक है, यानी कि इन्होंने स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग की इसके ऊपर इसके अंदर बात कही थी। ठीक है, और इन्होंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग का मीन्स क्या है, कि मान लीजिए कि जो हमारा क्या है, जो हमारा उपभोक्ता है या जो हमारा कंज्यूमर है, तो जो हमारा कंज्यूमर मान लीजिए किसी कंडीशन में ए ग्रेटर देन बी, यानी ए को बी से ज़्यादा पसंद करता है, तो क्या होगा, चाहे कुछ भी ऐसी कंडीशंस रहे, अगर क्या है बी उसके पास अवेलेबल है, मतलब क्या है कि बी वो खरीद सकता है, लेकिन उसके बाद उसने ए खरीदा, तो हर कंडीशंस में वो क्या करेगा, ए को ही क्या करेगा, ए को ही प्रेफर करेगा, वो किसी भी कंडीशंस में बी को प्रेफर नहीं करेगा। इसके लिए उसने दो कंडीशंस बताई है कि वो ऐसा निर्णय क्यों लेगा। उसके लिए दो रीजन उसने बताए थे। जो पहला रीजन था, वो पहला रीजन इसलिए था कि हो सकता है कि उसको ए जो संयोग मिलेगा, ए संयोग में उसको क्या, उसको यूटिलिटी ज्यादा मिले, यानी कि उसको क्या हो भाई, पूरे के पूरे अगर संयोग को मिला के देखें तो उस संयोग से उसको उपयोगिता ही ज्यादा मिले, तो हो सकता है वो इसलिए पसंद करे। और दूसरा इसलिए हो सकता है कि जो ए संयोग है वो बी से सस्ता हो। ठीक है, तो जब तक ये ए संयोग बी से सस्ता रहेगा और जहां भी दोनों संयोग रहेंगे तो ये क्या करेगा, वो ए को ही खरीदेगा। और अगर ऐसा हो जाता है कि जो बी संयोग है वो ए से सस्ता हो जाता है, या क्या है उसके अंदर क्या हो जाती है, यूटिलिटी बढ़ जाती है, यूटिलिटी ज्यादा मिलनी शुरू हो जाती है, तो वो अपनी प्रेफरेंस को सिर्फ तभी चेंज करेगा। अदरवाइज अगर वो चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, तो फिर वो उसकी ऑर्डरिंग या जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग की कंडीशंस को वो क्या कर देगा, वो भंग कर देगा या वो खत्म कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित समूहों की इकाइयों से मेल बिठाइए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर छांटिए। यानी कि हमें क्या कर रखे हैं, हमें एक साइड कुछ थ्योरीज दे रखी है और दूसरी साइड हमें इकोनॉमिस्ट दे रखे हैं, और हमें डिसाइड करना या हमें ये मिलान करके बताना है कि कौन सी थ्योरी किस इकोनॉमिस्ट ने दी थी। ठीक है, तो जो सबसे पहला है वो है विंकुचित मांग वक्र, दूसरा है पूर्ण लागत मूल्य निर्धारण, तीसरा है अधिकतम बिक्री, और चौथा है सीमा मूल्य प्रारूप। तो हमें इनको मिलाना है। जो दूसरी साइड हमारे इकोनॉमिक्स दे रखे बोमोल, बेन, स्वीजी, होलहीच और मोदिग्लियानी। तो ठीक है, तो जब हम बात करते हैं हमारे विंकुचित मांग वक्र की, तो ये किसने दिया था, ये हमारे स्वीजी ने दिया था। तो पहले का जो मिलान हो जाएगा वो तीसरे के साथ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पूर्ण लागत मूल्य निर्धारण की, यानी कि पहले का जो तीसरा है, तो यानी या तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो सकता है या हमारा ऑप्शन सी राइट हो सकता है। फिर हम पूर्ण लागत मूल्य निर्धारण की बात करते हैं। जो पूर्ण लागत मूल्य निर्धारण था ये होलहीच ने दिया था, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, इसका फोर्थ हो जाएगा, सेकंड का फोर्थ। तो सेकंड का फोर्थ किसके अंदर दे रखा है, सेकंड का फोर्थ हमारा सी के अंदर दे रखा है। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा जो हमारी अधिकतम बिक्री का जो सिद्धांत है वो बोमोल ने दिया था, और जो हमारा सीमा मूल्य प्रारूप है वो बेन ने दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा कि जो विकुंचित मांग वक्र है वो स्वीजी ने दिया था, जो पूर्ण लागत मूल्य निर्धारण है वो होलहीच ने दिया था, जो अधिकतम बिक्री का सिद्धांत वो बोमोल ने दिया था, और जो सीमा मूल्य प्रारूप है वो बेन ने दिया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि उत्पादन फलन का विचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यानी कि जो उत्पादन फलन का विचार है बेसिकली वो किससे संबंधित है। जो हमारा ऑप्शन ए है वो है आर्थिक दक्षता, जो ऑप्शन बी है तकनीकी दक्षता, ऑप्शन सी है आवंटन दक्षता, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तकनीकी दक्षता। यानी कि जो हमारा उत्पादन फलन का विचार है, जो प्रोडक्शन फंक्शन का जो हमारा विचार, वो बेसिकली किससे संबंधित है, वो हमारा टेक्निकल एफिशिएंसी से संबंधित है। अगर हम बात करें किसी भी कंट्री के विकास की बात, या अगर कोई भी कंट्री विकसित है तो क्या है वो टेक्निकल रूप से एफिशिएंट कंट्री है। जो जितनी भी ज़्यादा जो विकसित कंट्रियां हैं वो सारी की सारी क्या है, वो कैपिटल इंटेंसिव कंट्रीज, और क्या है वो तकनीकी रूप से दक्ष हैं, या वो क्या तकनीकी दक्षता वाली वो कंट्री है।
और अगर वैसे भी किसी कंट्री को विकसित होना या किसी कंट्री को विकास के मतलब ज़्यादा अग्रसर होना विकास के पथ पे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, तकनीकी रूप से दक्ष होना पड़ेगा, टेक्निकली तरीके से एफिशिएंट होना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एक अर्थव्यवस्था के कोर में निम्न अंतर्निहित है, यानी कि कोई अर्थव्यवस्था, उस अर्थव्यवस्था के कोर के अंदर क्या अंतर्निहित है इनके अंदर से। ऑप्शन ए है सभी पेरेटो अनुकूलतम आवंटन है, ऑप्शन बी है सभी प्रतिस्पर्धात्मक आवंटन है, ऑप्शन सी है पेरेटो अनुकूलतम आवंटन में वृद्धि करने वाले आवंटन है, या ऑप्शन डी है सभी संभाव्य आवंटन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी संभाव्य आवंटन है। यानी कि अगर एक इकोनॉमिक्स है, एक इकोनॉमी है सॉरी, तो उस इकोनॉमी के जो कोर में है बेसिकली वो क्या है कि जो सारे के सारे जो संभाव्य है वो सारे के सारे क्या है, वो सारे आवंटन हैं, उस आवंटन के अंदर अंतर्निहित हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि उपरोक्त मांग के किस अर्थशास्त्री के सिद्धांत में स्थायी उपभोग वस्तुओं मानव पूंजी को सम्मिलित किया गया है। यानी कि कुछ इकोनॉमिक्स के नाम दे रखे हैं और उन इकोनॉमिक्स के अंदर से हमें बताना है कि मांग के किस अर्थशास्त्री के सिद्धांत में स्थायी उपभोग वस्तुओं मानव पूंजी को सम्मिलित किया गया है। यानी कि इनमें से किस इकोनॉमी के जो थ्योरी थी उसके अंदर स्थायी उपभोग के अंदर वस्तुओं और जो मानव पूंजी उसको सम्मिलित किया गया है। तो ऑप्शन ए है फ्रीडमैन, ऑप्शन बी है टोबिन, ऑप्शन सी है रोजिस्टिन रोडान, ऑप्शन डी है बोमोल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रीडमैन। यानी कि जो फ्रीडमैन थे, फ्रीडमैन ने क्या दी थी, फ्रीडमैन ने जो थ्योरी दी थी उस थ्योरी का क्या नाम था हमारा परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। इन्होंने क्या की थी, इन्होंने थ्योरी दी थी फ्रीडमैन ने। और इस जो थ्योरी के अंदर बेसिकली इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सैद्धांतिक और अनुभवगम्य, यानी कि जो सिद्धांत के तौर पे है, यानी कि जो सैद्धांतिक है और जो अनुभव के तौर पे है, सैद्धांतिक प्लस अनुभवगम्य, अनुभवगम्य यानी कि जो अनुभव के है भी और जो सिद्धांत के तौर पे इन्होंने क्या किया था, दोनों को मिला दिया था। या अगर हम बात करें तो इसने किसकी बात की थी, इन्होंने मानवीय पूंजी और गैर मानवीय पूंजी दोनों की बात इसने हमारे इसके अंदर जो इसकी थ्योरी थी, इस थ्योरी के अंदर इसने बात की थी। यानी कि मानवीय पूंजी प्लस गैर मानवीय पूंजी, गैर मानवीय पूंजी, तो इसने दोनों की बात की थी। और इसने क्या था कि अगर हम कुल धन की बात करें या हम टोटल धन की बात करें तो वो क्या है, वो मानवीय धन प्लस गैर मानवीय धन को मिला के बनता है। तो इसलिए जो इसने अपनी परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस फ्रीडमैन ने दी थी, मिल्टन फ्रीडमैन ने, तो मिल्टन फ्रीडमैन ने अपने सिद्धांत के अंदर ये बताया, ये चीज को कंसिडर किया था कि जो स्थायी उपभोग है वो वस्तु मानव पूंजी को सम्मिलित किया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि मुद्रा गुणांक द्वारा किसका निर्धारण होता है। यानी कि जो मुद्रा गुणांक है उसकी हेल्प से हम या उसकी मदद से हम किस चीज का निर्धारण करते हैं। ऑप्शन ए है अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कुल पूर्ति, ऑप्शन बी है उच्च शक्ति मुद्रा, ऑप्शन सी है मुद्रा पूर्ति के अंग, या ऑप्शन डी है अर्थव्यवस्था में रोजगार एवं उत्पादन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि उच्च शक्ति मुद्रा, बोले तो हाई पावर्ड मनी। ठीक है, यानी कि जो हमारी हाई पावर्ड मनी है वो क्या है, बेसिकली वो मुद्रा गुणांक के द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, यानी कि अगर हम हाई पावर्ड मनी की बात करें तो H इज इक्वल टू सी प्लस आर आर प्लस ई आर से हम क्या करते हैं, हमारी हाई पावर्ड मनी को दर्शाने का काम करते हैं। और यदि हम मुद्रा गुणांक की बात करें, जो हमारा क्या है कि जो हमारा मुद्रा गुणांक है, तो हमारा मुद्रा गुणांक क्या होता है, यानी कि जो हमारा मनी होता है वो क्या होता है, मनी इज इक्वल टू जो हमारा क्या होता है m इंटू एच होता है। ठीक है, और अगर हम क्या करेंगे, जो हमारे मुद्रा गुणांक की बात करें कि मुद्रा गुणांक को हम दर्शाते कैसे हैं, तो जो हमारा मुद्रा गुणांक है m से मुद्रा गुणांक को दर्शाएंगे तो m इज इक्वल टू 1 प्लस सी आर अपॉन सी आर प्लस आर आर और प्लस में ई आर। ये क्या होता है, बेसिकली हमारा फार्मूला होता है हमारा मुद्रा गुणांक का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि समूह एक व समूह दो की इकाइयों को सुमिलित कीजिए। यानी कि यहाँ भी हमारे पास दो ग्रुप दे रखे और हमें मिलाना है। ये किससे रिलेटेड? बेसिकली ये मनी की जो हमारी क्या है, जो हमारी डिमांड फॉर मनी की जो थ्योरीज हैं उसके अंदर जो फार्मूले हैं वो अलग अलग फार्मूले दे रखे हैं कि कौन सा फार्मूला किस इकोनॉमिक्स में दिया था। तो पहला जो दे रखा है एम वी इज इक्वल टू पी टी, सेकेंड दे रखा है एम वी इज इक्वल टू के पी वाई, थर्ड दे रखा है एम वी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर डैश वाई डैश डब्लू, और अगला जो दे रखा है एम डी अपॉन पी इज इक्वल टू 1/2 √2 बी टी अपॉन आर। तो ये फॉर्मूले हमें मैच करने की कौन सा फार्मूला किसने दिया है। तो जो पहला फार्मूला यानी एम वी इज इक्वल टू पी टी, यह फार्मूला किसने दिया था? ये दिया था फिशर ने। ठीक है, एम वी इज इक्वल टू पी टी का जो फार्मूला वो दिया था फिशर ने। ऑप्शन 3 के साथ मैच हो जाएगा। जो अपना सेकंड है वो एम वी इज इक्वल टू के पी वाई, यानी कि ये जो फार्मूला है एम वी इज इक्वल टू के पी वाई किसका फार्मूला? ये मार्शल का फार्मूला है। उसके बाद जो हमारा फार्मूला एम वी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर वाई डब्लू, ये जो हमारा फार्मूला है ये हमारा फ्रीडमैन का फार्मूला है, जिन्होंने परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस की भी बात की थी। उसके बाद जो हमारा एम डी अपॉन पी इज इक्वल टू 1/2 √2 बी टी अपॉन आर, ये जो हमारा फार्मूला है ये बामोल का हमारा फार्मूला है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एम वी इज इक्वल टू पी टी फिशर, एम वी इज इक्वल टू के पी वाई मार्शल, एम वी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर वाई एंड डब्लू फ्रीडमैन, एम डी अपॉन पी इज इक्वल टू 1/2 √2 बी टी अपॉन आर बोमोल का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि फ्रीडमैन के अनुसार एक परिवार का उपभोग किस पर निर्भर करता है। यानी कि जो फ्रीडमैन की परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस की जो थ्योरी है उसके अंदर इन्होंने जो क्या किया है, जो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, इन्होंने इनकम को अलग, इनकम को भी बनाया है, बताया है, और क्या है, कंजम्पशन को भी बताया। तो इसने ये बोला कि जो परिवार का कंजम्पशन या उपभोग है वो किसके ऊपर निर्भर करेगा। ऑप्शन ए है अस्थिर आय, ऑप्शन बी है स्थायी आय, ऑप्शन सी है दोनों स्थायी एवं अस्थिर आय, और ऑप्शन डी है सापेक्ष आय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्थायी आय। ठीक है, यानी कि जो फ्रीडमैन थे इन्होंने आय को दो भागों में बांटा था। एक इन्होंने कहा था अस्थायी आय और दूसरा बोला था इन्होंने स्थायी आय। इसी प्रकार उपभोग के भी दो पार्ट बताए थे, एक अस्थायी उपभोग और दूसरा बताया था स्थायी उपभोग। तो इन्होंने बताया था कि और किसी के अंदर कोई रिलेशन नहीं है, ना अस्थायी उपभोग और अस्थायी जो हमारी आय के अंदर कोई रिलेशन नहीं है, ना क्या है जो हमारा अस्थायी आय और स्थायी उपभोग के अंदर भी कोई रिलेशन नहीं है। इसी प्रकार जो हमारा स्थायी आय और अस्थायी उपभोग के अंदर भी कोई रिलेशन नहीं है। सिर्फ रिलेशन किसके अंदर है? जो हमारा स्थायी उपभोग और जो हमारी स्थायी आय के अंदर है। यानी कि जो हमारा एक परिवार का जो उपभोग है वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करेगा या किसके ऊपर निर्भर करेगा? वो स्थायी आय के ऊपर निर्भर करेगा वो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सभी उत्तर छांटिए। यानी कि एक कथन दे रखा है, उसके नीचे हम लोग के कारण दे रखा है, तो हमें बताना है कि जो कथन है वो सही है और या वो गलत है, और अगर वो सही है तो जो कारण दे रखा है वो कारण सही है, और अगर सही है तो उसकी एक्सप्लेनेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उसका कारण वो है या नहीं है। ठीक है, तो देखो जो कथन दे रखा है वो दे रखा है कि कीन्स के अनुसार कम ब्याज की दर पर निवेश की प्रवृत्ति अधिक होती है। ठीक है, और इसका जो कारण दे रखा है निम्न ब्याज की दर पर पूंजी का पूर्ति मूल्य कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है कि ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही कारण है। ऑप्शन बी है कि ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही कारण नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है पर आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है पर आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा
कि ए व आर दोनों बात तो दोनों की दोनों सही है कि कीन्स ने यही कहा कि ब्याज जो कम ब्याज की दर है उस पर निवेश की प्रवृत्ति अधिक होती है। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि जो केन्स थे, केन्स ने क्या बोला था? केन्स ने जो ब्याज जो यानी कि जो केन्स ने क्या बोला था? केन्स ने बोला था कि जो ब्याज है वो क्या है? एक शुद्ध मौद्रिक घटना है भाई, एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है। उसके ऊपर और किसी फैक्टर यानी रियल फैक्टर का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ और सिर्फ किसका फर्क पड़ता है? सिर्फ मौद्रिक का फर्क पड़ता है, सिर्फ मुद्रा का फर्क पड़ता है। तो इसलिए बोल रहा है कि जो कम ब्याज की दर पर निवेश की प्रवृत्ति अधिक होती है। कि जैसे ब्याज की दर कम हुई तो ब्याज की दर कम हुई, इट मीन्स क्या हुआ कि जो भी हमारे क्या थे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे या जो क्या है, जो हमारे उत्पादक लोग हैं, वो क्या करेंगे? वो ज्यादा से ज्यादा डेट लेंगे। अगर वो ज्यादा डेट लेंगे तो ज्यादा डेट लेके क्या करेंगे? वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसको निवेश के अंदर लगाएंगे। और इसके बिल्कुल वो इस वर्षा होगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ जाएगा, ब्याज ज्यादा बढ़ जाएगा, तो क्या करेंगे? वो भाई कम उधार लेंगे, क्योंकि ज्यादा ब्याज पे वो उधार नहीं लेंगे। अगर कम उधार लेंगे वो, तो इन्वेस्ट भी वो कम करेंगे। तो इसलिए क्या है, ये बिल्कुल सही बात है। अब अगर इसका कारण की बात करें तो निम्न ब्याज की दर पर पूंजी का पूर्ति मूल्य कम होता है। यानी कि क्या इसका ये कारण नहीं है? क्यों? इन्होंने बात तो ये ठीक है कि जो निम्न ब्याज की दर है उस पर पूंजी का पूर्ति मूल्य कम होता है निम्न ब्याज की दर पर, क्योंकि पूंजी का पूर्ति मूल्य मीन्स कि जो जिस बंदे ने पूंजी की पूर्ति कर रखी तो उस पूर्ति के बदले में उसको भी तो कुछ बेनिफिट मिलेगा ना, कुछ मूल्य मिलेगा। अगर ब्याज की दर ही कम होगी तो उसको क्या होगा? उसको बेनिफिट कम मिलेगा। लेकिन यहाँ ये कहना चाह रहा है कि क्या जो उसको मतलब बेनिफिट कम मिल रहा है या जो पूर्ति का मूल्य कम मिल रहा है इसकी वजह से निवेश ज्यादा होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसा इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर जो केन्स ने एक और बात बताई थी, उन्होंने कहा था कि जो मुद्रा जो उन्होंने तरलता अधिमान की बात की थी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस की बात की थी। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस का भी क्या है कि वो कितने लोग क्या है, बंदे नगद जो है मतलब पैसे को नगद रूप में वो रखना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ क्या करेगी? वो भी घटना यहाँ पर काम करेगी। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जो दीर्घकालीन फिलिप वक्र का आकार कौन सा होता है? यानी कि जो हमारा लॉन्ग रन के अंदर जो हमारा फिलिप्स कर्व होता है उसका आकार कैसा होता है? ऑप्शन ए है क्षैतिज पड़ी रेखा, ऑप्शन बी है ऊर्ध्वगामी खड़ी रेखा, ऑप्शन सी है ऊर्ध्वगामी वक्र और ऑप्शन डी है अधोगामी वक्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्ध्वगामी खड़ी रेखा। यानी कि कैसी शेप हो जाएगी? जो हमारा पहली बात तो क्या कि जो हमारा फिलिप्स कर्व है, जो हमारा फिलिप्स कर्व क्या दिखाता है? वो दिखाता है कि जो हमारा स्फीति का प्रतिशत यानी कि जो हमारा इन्फ्लेशन का जो प्रतिशत है, इन्फ्लेशन के बीच में और बेरोजगारी की जो दर के बीच में वो क्या करता है? वो रिलेशन दिखाता है कि जैसे जैसे अगर क्या होगा, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हमारी बेरोजगारी कम होएगी और अगर इन्फ्लेशन कम होएगा तो हमारी बेरोजगारी बढ़ेगी। यानी कि वो क्या करता है? वो विपरीत या उनको अंदर क्या करता है? उनके अंदर विपरीत रिलेशन दिखाने का काम करता है। तो वो कौन सा रिलेशन करता है? वो करता है हमारा शॉर्ट रन का। ठीक है, यानी कि ये हमारा फिलिप्स कर्व होता है, फिलिप्स कर्व। तो ये क्या दिखाता है? यहाँ इस साइड जो हमारा लिया जाता है, यहाँ हम लेते हैं इन्फ्लेशन को। ठीक है, इन्फ्लेशन का प्रतिशत, और यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ था तो यहाँ था। अब मान लीजिए कि हमारा इन्फ्लेशन कम हो गया, इट मीन्स क्या कि हमारा जो है वो बढ़ जाएगा हमारा। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट हमारी बढ़ जाएगी। और अगर इन्फ्लेशन बाई चांस बढ़ जाता तो इन्फ्लेशन क्या हो जाता? हमारा जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाता? वो कम हो जाता। लेकिन ये क्या सी कम की, ये कब की कंडीशन है? ये शॉर्ट रन की कंडीशन है। तो जो हमारे फ्रीडमैन साहब थे, फ्रीडमैन ने क्या कहा कि भाई लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है? लॉन्ग रन के अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई लोग क्या कर देते हैं? लोग चीज़ों को समझ लेते हैं, लोग चीज़ों को क्या कर पाते हैं? लोग चीज़ों को पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाता है? वो प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि क्या सिस्टम होने वाला है इकोनॉमी के अंदर। तो इस वजह से जो फिलिप कर्व की जो आकृति होती है वो बेसिकली किस टाइप की हो जाएगी? वो ऊर्ध्वगामी खड़ी रेखा, यानी कि वो वर्टिकल फॉर्म में हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा? वो इस टाइप से बन जाएगा, ये अपना फिलिप्स कर्व बन जाएगा। यानी कि इसमें क्या होगा? जो हमारा इन्फ्लेशन है, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे इन्फ्लेशन कितना भी बढ़ता रहो कंट्री के अंदर, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कांस्टेंट रेट पे रहेगी। ठीक है, तो जो हमारा आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किसका प्रभाव मुद्रा पूर्ति के परिमाण पर नहीं पड़ता? यानी कि जो मुद्रा पूर्ति का परिमाण है उसके ऊपर किस चीज का प्रभाव नहीं पड़ता? ऑप्शन ए है पारिवारिक नगद मुद्रा, ऑप्शन बी है बैंकों के केंद्रीय बैंक में जमा, ऑप्शन सी है बैंकों के पास नगद कोष और ऑप्शन डी है नगद सुरक्षा अनुपात। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसका क्या है, जो मुद्रा पूर्ति के परिमाण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी,
कि जो नगद सुरक्षा अनुपात है उसका मुद्रा के परिमाण पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुद्रा के परिमाण का क्या मीन्स है कि भाई जो मुद्रा है बेसिकली वो मुद्रा की उसके ऊपर मतलब क्या है कि उसकी जो सर्कुलेशन है या जो सप्लाई वो बढ़ेगी या कम होगी। जैसे बात करते हैं हम पारिवारिक नगद मुद्रा की, अगर परिवार के पास नगद मुद्रा मान लीजिए कि बढ़ेगी तो नगद मुद्रा अगर उसके पास बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, वो कंजम्पशन उपभोग भी बढ़ा देगा, तो क्या होगा, मुद्रा का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। और अगर नगद मुद्रा कम होगी तो इट मीन्स वो जितना कंज्यूम कर रहा था, जितनी चीजें खरीद रहा था वो भी नहीं खरीदेगा और भी कम कर देगा, तो जिस वजह से मुद्रा आपूर्ति के परिमाण पर फर्क पड़ेगा। अगला जो है कि बैंकों के केंद्रीय बैंक में जमा, यानी कि जिसको हम क्या, जो हमारी जो बैंकों को अपना एक निश्चित अनुपात क्या करना पड़ता है, आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ता है। ठीक है, तो अगर उसमें फर्क पड़ेगा तो क्या होगा, तो भी भाई मुद्रा पूर्ति के परिमाण में फर्क आ जाएगा। और अगर बात करें बैंकों के पास नगद कोष की, यानी जो बैंकों के पास सीआरआर होता है, कैश रिजर्व जो रेशो होता है बैंकों के पास, अगर उसके अंदर चेंज आएगा तो भी मुद्रा के परिमाण में प्रभाव फर्क पड़ेगा। लेकिन नगद सुरक्षा अनुपात के अंदर कोई भी फर्क आएगा तो उसका मुद्रा पूर्ति के परिमाण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जिस क्रम में विकास के सूचक के रूप में निम्न सूचकांकों का प्रयोग हुआ है उनको दर्शाइए। यानी कि जो हमारे विकास के अलग अलग सूचकांक होते हैं, जैसे हमारा पर कैपिटा इनकम है, जो हमारा एचडीआई है या हमारा पीक्यूएलआई है, तो इनके यानी कि इनका इनोवेशंस कब कब हुआ था, या इनको मतलब जिस क्रम में इनका प्रयोग स्टार्ट हुआ था, यानी कि पहले किसका प्रयोग स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद किसका, उसके बाद किसका, तो उस क्रम में हमको लगाने हैं। तो ऑप्शन ए है कि सबसे पहले प्रति व्यक्ति होया, फिर एचडीआई होया, फिर पीक्यूएलआई होया। ऑप्शन बी है कि पहले एचडीआई होया, उसके बाद प्रति व्यक्ति आई का प्रयोग शुरू हुआ, उसके बाद पीक्यूएलआई का प्रयोग शुरू हुआ। ऑप्शन सी है कि पहले पीक्यूएलआई का शुरू हुआ, फिर एचडीआई का शुरू हुआ, फिर प्रति व्यक्ति आय का शुरू हुआ। और ऑप्शन डी है कि पहले प्रति व्यक्ति आय का शुरू हुआ, फिर पीक्यूएलआई का हुआ और फिर उसके बाद एचडीआई का हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पहले पीक्यूएलआई, उसके बाद एचडीआई, उसके बाद प्रति व्यक्ति आय। अगर हम पीक्यूएलआई की बात करते हैं तो जो पीक्यूएलआई है वो कब हुआ था, उसकी स्टार्टिंग हमारा 1976 के अंदर। जो इसका श्रेय दिया जाता है या इसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है, मॉरिस डी मोरिस को। और उसके बाद अगर हम एचडीआई की बात करें तो जो हमारा एचडीआई इंडेक्स है वो कब आया था, वो आया था हमारा 1990 के अंदर। ठीक है, यूएनडीपी की रिपोर्ट में, ये जो हमारी यूएनडीपी की रिपोर्ट पब्लिश होती है, उस रिपोर्ट के अंदर क्या किया था, इसको सबसे पहले पब्लिश कराया था। अगर इसके इकोनॉमिक्स की बात आए तो महबूब उल हक जो पाकिस्तान के थे और अमर्त्य सेन क्या थे, जो इंडिया के थे, तो उनके सहयोग से क्या हुआ था, ये पहली बार हुआ था। जो एचडीआई की अगर इकोनॉमिक्स की बात आए तो महबूब उल हक, ठीक है, 1990 यूएनडीपी। अगर इंडिया की इकोनॉमिक्स की बात करा तो अमर्त्य सेन थे। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण हेराल्ड डोमर प्रारूप में स्थिर वृद्धि की शर्त को पूरा करता है। यानी कि जब हम जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमारा हेराल्ड डोमर मॉडल हमें पढ़ना पड़ता है। तो उसके अंदर कुछ ग्रोथ की कुछ शर्तें हैं, वृद्धि की कुछ शर्तें हैं कि अगर ये शर्तें फुलफिल होगी तो ही हम क्या मान सकते हैं, हम संतुलन की कंडीशन मानेंगे। तो ऑप्शन ए है कि वास्तविक वृद्धि दर इज इक्वल टू वांछित वृद्धि दर। ऑप्शन बी है वास्तविक वृद्धि दर इज इक्वल टू प्राकृतिक वृद्धि दर। ऑप्शन सी है वांछित वृद्धि दर इज इक्वल टू प्राकृतिक वृद्धि दर। और ऑप्शन डी है वास्तविक वृद्धि दर इज इक्वल टू वांछित वृद्धि दर इज इक्वल टू प्राकृतिक वृद्धि दर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी कि जो हमारा हेराल्ड डोमर का जो मॉडल था, हेराल्ड डोमर मॉडल बेसिकली अगर हम बात करें तो कीन्स के मॉडल का ही क्या है, वो एक विकास है या विकसित रूप है। कीन्स के मॉडल को आगे बढ़ा के उन्होंने क्या किया, अपना मॉडल दिया था। उस मॉडल के अंदर उन्होंने 3 तरह की ग्रोथ की बात की थी। जो हमारा एक जी बोला था, एक जो हमारा वांछित यानी कि वारंटेड ग्रोथ और इज इक्वल टू नेचुरल ग्रोथ, यानी कि जी इज इक्वल टू जी डब्ल्यू और इज इक्वल टू जी एन, की जहां पर क्या होगी, जो वास्तविक वृद्धि दर, जो रियल की ग्रोथ रेट है वो इज इक्वल टू वांछित, यानी कि जो क्या है
जो वंचित है या जो वारंटेड ग्रोथ रेट है वो इज इक्वल टू नेचुरल की, जो किसी भी क्या है किसी भी इकोनॉमी की नेचुरल ग्रोथ रेट होती है। जब ये तीनों ग्रोथ रेट इज इक्वल टू होंगी तो वही क्या होगा, किसी भी कंट्री के अंदर वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी। और यहाँ इन्होंने क्या किया था, यहाँ इन्होंने जो हमारा क्या है, जो हमारा मतलब जो चाकूधार संतुलन की भी बात की थी कि ये क्या है, ये चाकूधार संतुलन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण की आवश्यकता का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। ठीक है, यानी कि जो सामाजिक लागत लाभ का विश्लेषण है, ठीक है, उसका इनमें से कौन सा सही क्या नहीं करता, सही तरीके से उसका विश्लेषण नहीं करता। तो ऑप्शन ए है जब व्यक्तिगत लाभ एवं सामाजिक लाभ में अंतर होता है। ऑप्शन बी है जब व्यक्तिगत लागत एवं सामाजिक लागत में अंतर होता है। ऑप्शन सी है जब बाजार मूल्य साधनों की अवसर लागत परिलक्षित नहीं करते हैं। ऑप्शन डी है अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र साथ साथ विद्यमान होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि जो जब बाजार मूल्य साधनों की अवसर लागत परिलक्षित नहीं करते तो इस टाइप की क्या होती है, इस टाइप की कोई बात नहीं होती सामाजिक लागत लाभ के अंदर। और अगर बात करें तो बाकी क्या होती है, बाकी सारी की सारी चीजें हमारी होती है कि यहाँ हम व्यक्तिगत लाभ और सामाजिक लाभ में डिफरेंस की बात करते हैं। फिर जो व्यक्तिगत लागत और जो सामाजिक लागत है वहाँ की बात करते हैं। बेसिकली हम पब्लिक इकोनॉमिक्स के अंदर इस कंसेप्ट को पढ़ते हैं। और अर्थव्यवस्था में जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जो मतलब साथ साथ पैरेलल जो क्या है जो विद्यमान है हम उसकी भी बात इसके अंदर करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि भारतीय नियोजन में किस योजना के निर्माण में प्रथम बार उपभोग उप प्रारूप का प्रयोग किया गया। तो ऑप्शन ए है तृतीय योजना, ऑप्शन बी है चतुर्थ योजना, ऑप्शन सी है पंचम योजना या ऑप्शन डी है छठी योजना। तो इनमें से जो भारत के अंदर बेसिकली योजना आयोग था, अभी उस जिसकी जगह नीति आयोग आ गया है, तो उससे पहले जो योजना आयोग था, योजना आयोग क्या करता था, पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था। और जो हर योजनाएं थी पंचवर्षीय, वो हर योजनाएं किसी एक चीज को टारगेट करके चलती थी। जैसे जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना रही वो कृषि को टारगेट करके बनाई गई थी हमने। जो दूसरी हमारी पंचवर्षीय योजना थी उसके अंदर हमने क्या किया था, महालनोबिस मॉडल लगाया था। और महालनोबिस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो हमारे बाहरी उद्योग थे, बाहरी उद्योगों को वो समर्पित थी योजना। तो इसी प्रकार इसने पूछा है कि योजना निर्माण में प्रथम बार की पहली बार उपभोग उप प्रारूप का प्रयोग किस योजना के अंदर कराया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि पंचम योजना। यानी कि जो हमारी पांचवी पंचवर्षीय योजना थी उसके अंदर हमने उपभोग उप प्रारूप की बात करी थी। अगर हम पांचवी योजना की समय अवधि की बात करें तो ये जो योजना थी ये 1974 से 1978 तक चली थी हमारी। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इसके अंदर प्रायोरिटी किसको दी गई थी इस योजना के अंदर, तो इसके अंदर स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण को प्रायोरिटी दी गई थी। स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण को इसके अंदर प्रायोरिटी दी गई थी। ठीक है, और ये क्या था, जो हमारा उपभोग उप प्रारूप था, यही क्या था, यही इस क्या था, इस अधिगम का मॉडल था, या जो इस योजना थी, इस योजना के अंदर इस चीज का जिक्र किया गया था। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर छांटिए। यहां भी एक कथन दे रखा है, कारण दे रखा है, हमें बताना है कि कथन सही है या गलत है। और अगर कारण सही है और गलत है और जो कारण है क्या वो जो रियल में उस कथन का कारण है या नहीं है, तो ऑप्शन ए है कि राष्ट्रों या कारण है हमारा कि राष्ट्रों में उन्मुक्त व्यापार विश्व उत्पादन तथा आय में वृद्धि करता है। यानी कि अगर राष्ट्रों के बीच में उन्मुक्त व्यापार होगा, खुला व्यापार होगा, तो विश्व के टोटल उत्पादन और आय में वृद्धि करता है। और जो कारण दे रखे कि अल्प विकसित देश व्यापार से समान रूप से लाभ प्राप्त नहीं करते, तो हमें बताना है। ऑप्शन ए है कि दोनों ए तथा आर सही है तथा आर ए का सही कारण है। ऑप्शन बी कि दोनों ए तथा आर सही है तथा आर ए का सही कारण नहीं है। ऑप्शन सी कथन ए सही है पर आर गलत है। ऑप्शन डी कथन आर सही है पर ए गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि कथन आर तो सही है, जो कारण तो सही है, लेकिन कथन सही नहीं है। क्योंकि अगर राष्ट्रों में जो हमारे वर्ल्ड जो पूरा संसार के राष्ट्र हैं, तो राष्ट्रों के अंदर यदि उन्मुक्त व्यापार होएगा
तो उससे क्या होगा, उससे विश्व उत्पादन तथा आय में वृद्धि नहीं होगी, ठीक है, या जो वृद्धि वो नहीं करता है। इट मीन्स क्या है कि ये हमारा गलत जो इन्होंने स्टेटमेंट दे रखी है। और अगर दूसरी हम कारण की बात करें कि जो अल्प विकसित देश है वो व्यापार के समान रूप से लाभ प्राप्त नहीं करते, यानी कि ये बात क्या है, ये बात हमारी सही बात है, क्योंकि इन्होंने नेगेटिव स्टेटमेंट दे रखी कि वो सही लाभ प्राप्त नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो अल्प विकसित देश है ये हमें भी पता है कि वो व्यापार से सभी को एक समान लाभ थोड़ी नहीं मिलेगा। क्योंकि पहली बात तो जो अल्प विकसित देश हैं, कोई भी जो अगर दो अलग अलग देश हैं तो वो क्या करेंगे, अलग अलग चीज की तो क्या करेंगे, वो इंपोर्ट करेंगे या अलग अलग चीज का व्यापार करेंगे। पहली बात तो उन्हें विकसित देशों के मुकाबले वैसे ही कम लाभ होता है, विकसित देशों के मुकाबले हानि होती, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो रॉ मटेरियल ही अपना एक्सपोर्ट करते हैं और विकसित देशों से वो क्या करते हैं, बनी बनाई चीजें मंगवाते हैं। दूसरा, अगर हम दो विकासशील देशों के अंदर भी क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो वहां भी क्या हो सकता है कि कोई एक देश ज्यादा लाभ कमा रहा है और दूसरा लाभ क्या है, इतना लाभ नहीं कमा रहे हो। इट मीन्स कि जो अल्प विकसित देश है वो व्यापार के समान लाभ प्राप्त नहीं करते, या बिल्कुल सही बात है कि वो अलग अलग ही लाभ प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो बस यही थी हमारे आज की वीडियो। तो उम्मीद है, आशा है कि क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।